तो चलिए आज हम लोग 1857 का विद्रोह की शुरुआत करते हैं। और यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 विद्रोह का कारण क्या था, स्वरूप कैसा था, इसका महत्व क्या था, असफलता का कारण क्या था, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कारण। तो इसका कारण था आर्थिक कारण। उसके बाद हम लोग सामाजिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग धार्मिक कारण के बारे में पढ़ेंगे कि धार्मिक कारण क्या था, आंदोलन उठ होने का। राजनीतिक कारण पढ़ेंगे कि 1857 विद्रोह जो भड़का उसका राजनीतिक कारण पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्यों भड़का। उसके बाद हम लोग सैनिक कारण पढ़ेंगे कि सैनिक लोग भी इसमें भाग लिया था 1857 विद्रोह में। उसके बाद हम लोग तत्कालीन कारण, जिसके कारण 1857 का विद्रोह आग में घी डालने का काम किया गया था। उसके बाद विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ। उसके बाद सबसे पहले विद्रोह कहाँ शुरुआत हुआ, दिल्ली कब पहुंचा विद्रोह। ठीक है, विद्रोह का प्रमुख केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, बिहार इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग असफलता का कारण क्या क्या था, क्यों असफल हुआ विद्रोह, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका परिणाम इसका क्या निकला, विद्रोह समाप्ति के बाद इसका परिणाम क्या हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इस समय पुस्तक लिखा गया था 1857 के विद्रोह पर, उस पुस्तक के लेखक के बारे में जानेंगे कि कौन पुस्तक लिखा है। उसके बाद हम लोग कथन के बारे में जानेंगे, कथन और कारण, कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कथन दिया था इस विद्रोह के समय या इस विद्रोह के बारे में। उसके बाद हम लोग सभी में खास तत्व पढ़ते हैं, तो आज भी खास तत्व पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये सभी वीडियो से हट के वीडियो है, इसका जो कंटेंट है आप लोग पढ़िएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं एक एक करके। देखिए आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण में समझिए कि जो परंपरा ढांचे का आर्थिक विनाश हो रहा था, जो भी हमारी परंपरा था आर्थिक कमाने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए, उसको अंग्रेजों के द्वारा इसको विनाश किया जा रहा था। भू राजस्व नीति जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था उसका भी प्रभाव भारत पर पड़ रहा था, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त इत्यादि के कारण भी किसान, दस्तकार तथा शिल्पकारों की निर्धनता बढ़ रही थी, असंतोष पैदा हो रहा था। अकाल होने के बावजूद भी लगान की दर वसूल किया जा रहा था और बहुत ही अधिक दर पर वसूल किया जा रहा था। और ये किसान लोग लगान देने के लिए अधिकारी के पास, व्यापारी के पास, सूदखोर के पास पैसा लेने जाते थे। ठीक है, और ये जमींदारों का स्थान ले लिया इन लोग, उनकी ज़मीन को ले लिया गया गरीबों से पैसा कर्जा नहीं चुकाने के बाद। तब ये विद्रोह का कारण बना। जो भारत में पुराने जो छोटे छोटे उद्योग था, हस्तकरघा उद्योग वगैरह, ये सब ठीक है वो सब नष्ट होने लगा, क्योंकि जो इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से जो भी विदेशी कपड़ा भारत आने लगा, सस्ते दामों पर बिकने लगा, जिसके कारण ये हमारे जो भारत के हस्तशिल्प उद्योग थे, जो तो एक तो काफ़ी समय लगता था बनने में और महंगा बिकता था। और यहाँ के छोटे छोटे जो पुलिस अधिकारी थे उसके द्वारा भी व्यापक भ्रष्टाचार फैलाया गया, जिसके कारण यह 1857 का विद्रोह का
असंतोष पैदा हो गया। ठीक है, देशी रियासत का नष्ट हो जाना भी एक आर्थिक कारण बन गया, क्योंकि जी राजा के दरबार में बहुत सारे चित्रकार, कवि, नौकर चाकर जो भी रहते थे, उनकी यहाँ से नौकरी खत्म हो जाती है। तब ये आर्थिक कारण का, तो इस पे आर्थिक बोझ पड़ जाता है। अब दूसरा हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं, सामाजिक कारण क्या था। तो समाज में जो व्यापक कुरीतियाँ था हिंदू धर्म में, जैसे सती प्रथा क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया। अंग्रेज को विदेशी होना सबसे बड़ा कारण बन गया तथा अंग्रेज लोग उच्च वर्गों के साथ एक अच्छा संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। क्योंकि अंग्रेज भारत बसने नहीं आया था, यहाँ पे धन लूटने आया था, और धन लूटकर कहाँ भेजता, ब्रिटेन को भेज रहा था। तब उसी से सामाजिक कारण के अंतर्गत तिलक का एक कथन है कि कोई भी व्यक्ति आत्मसम्मान युक्त जाति इसे एक घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। तिलक का एक कथन है कि कोई भी आत्मा सम्मान युक्त जाति इसे एक घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय लोग को काले कहे जाने लगा, सुअर कहे जाने लगा, जिसके कारण ये विद्रोह फैलने लगा। भारतीय लोग को होटल और क्लबों में जाने से रोक लगा दिया गया। ये सब अनेक सामाजिक कारण उत्पन्न हुआ 1857 विद्रोह के लिए। उसके बाद धार्मिक कारण क्या, तो देखिए धार्मिक कारण में 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया, और जब 1837 में अकाल पड़ा तो इस समय अनेक भारतीयों को ईसाई बनाया गया। गरीब वंचित शोषित वर्गों को भी ईसाई बना दिया गया जबरदस्ती। यहाँ तक कि जेल वगैरह इस सब में भी ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और प्रतिदिन शिक्षा दिया जाता था। एक बंगाली हिंदू था जिसका नाम था गोपीनाथ, ये ईसाई धर्म बन गया था, स्वीकार कर लिया था, जेल में थे बंद। अंग्रेज अधिकारी मेजर एडवर्ड्स के अनुसार कहा जाता है कि भारत पर अधिकार करना हमारा अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। किसने बोला था, तो मेजर एडवर्ड्स के द्वारा बोला गया था कि भारत पर अधिकार का हमारा अंतिम उद्देश्य देशों को ईसाई बनाना था। देखिए इसके समय में एक 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया था, और डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर भी रोक लगा दिया गया था। ये भी एक प्रकार की धार्मिक कारण बना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में जैसे सिंध पंजाब का विलय कर लिया गया, झांसी पर अधिकार कर लिया गया 1854 में, नाना साहेब का पेंशन ना मिलना। नाना साहेब ये अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। डलहौजी द्वारा मुगल सम्राट को लाल किला छोड़कर जाने को कहा और एक कुतुब मीनार के निकट जाने के लिए बोला कि आप कुतुब मीनार के पास चले जाइए। तब कैनिंग उधर से कहता है कि बहादुर शाह अगर मरता है तो केवल राजा ही कहे जाएंगे, न कि मुगल सम्राट कहे जाएंगे। ये कैनिंग का कथन था। डलहौजी ने अवध को 1856 में मिला लिया था कुशासन के आधार पर। इस समय यहाँ का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। और अवध को जब मिलाया गया था, इसका चीफ कमिश्नर, पहला चीफ कमिश्नर बनाया गया था हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था, हेनरी लॉरेंस को। डलहौजी ने अनेक राज्यों को भी मिलाया, सतारा, जैतपुर,
संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर इत्यादि को भी डलहौजी के द्वारा मिलाया गया। सैनिक कारण क्या क्या था? तो जो भी भारतीय सैनिक होता था उसको ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, अधिकतम उसे सूबेदार के पद पर तक ही रखा जाता था। ठीक है। और ब्रिटिश सेना द्वारा भारतीय जो सेना था उसको भेदभाव किया जाता था कि तुम काला हो, तुम सुअर जैसा हो, तुम गोरे हो, इस तरह से भेदभाव भी किया जाता था। जबकि भारतीय सैनिक की संख्या अधिक थी। अगर एक यूरोपीय सैनिक होता था तो 5 भारतीय सैनिक होता था। उसमें से भी उत्तर प्रदेश की सैनिक बहुत अधिक थी, ब्राह्मण लोग थे और बंगाल में जाके ड्यूटी करते थे। बक्सर का विद्रोह होता है 1764 में, मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के मध्य। बैरकपुर विद्रोह 1824 में 47वें रेजिमेंट के सिपाही के द्वारा किया जाता है और यह विद्रोह बर्मा जाने के लिए बोला जाता था, लेकिन सैनिकों ने विद्रोह किया क्योंकि समुद्र पार होना हिंदू धर्म के खिलाफ है, यानी पाप है। बेलोर विद्रोह हुआ 1806 में। यह विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि जो भी सैनिक था न उनको माथे पे तिलक लगाने देता था और न ही पागड़ी बांधने की अनुमति थी, जिसके कारण 1806 में बेलोर विद्रोह हुआ। देखिए, इस समय 2 अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। एक तो डाकघर अधिनियम और दूसरा सेना भर्ती अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। अब देखिए, तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था जो आग में घी डालने का काम किया। इसमें ब्राउन बेरेल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। अब देखिए, विद्रोह का जो प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? तो ये विद्रोह उत्तर पश्चिम प्रांत में फैला था, अवध वाला क्षेत्र में। यह दक्षिण भारत में ज़्यादा नहीं फैल पाया, लेकिन मद्रास में बिल्कुल नहीं विद्रोह फैला। आम जनता ने भाग लिया इसमें, लेकिन मुजफ्फरपुर और सहारनपुर में नहीं भाग लिया गया आम जनता के द्वारा। ये विद्रोह का प्रारंभ दमदम, उसके बाद बहरामपुर, उसका बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे के द्वारा ये विद्रोह किया गया, जिसमें जनरल वाघ और ह्यूसन, जनरल वाघ को हत्या कर दिया गया और ह्यूसन को गोली मार दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा, और इसको फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। उसके बाद ये विद्रोह मेरठ में जाता है और मेरठ में 20वीं NI रेजिमेंट के द्वारा 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होता है हेविट अधिनियम के द्वारा। इसकी बात करते हैं विस्तार के, तो उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी, पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक फैला हुआ था। 11 मई को यह विद्रोह दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचते ही 12 मई को बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसका जो मेन नेतृत्व कर रहा था दिल्ली में बख्त खाई बरेली के थे। इसी विद्रोह में निकलसर मारा जाता है। मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान, ये बहादुर शाह का 2 पुत्र थे और एक पोता था जिसका नाम था अबू बकर। हडसन के द्वारा इनको गोली मार दिया जाता है। हडसन ने हुमायूं के मकबरे से
बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद इसे रंगून भेज दिया जाता है और जहाँ पे इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाता है। उसी समय मिर्जा गालिब ने बोला था कि यह मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। ये कथन मिर्जा गालिब ने बोला था कि मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना है। बहादुर शाह प्रथम को गिरफ्तार करने में अंग्रेजों का सहायता इनके ही रिश्तेदार थे इलाही बख्श के द्वारा किया गया था। इलाही बख्श। अब देखिए विद्रोह का प्रमुख केंद्र में कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, और नाना साहब किनका? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, और उनके साथ एक तात्या टोपे भी थे जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कमांडर इन चीफ भी थे और इटली का गैरीवाल्डी भी कहा जाता है तात्या टोपे को। नाना साहब को धोखे से मानसिंह ने पकड़वा दिया था। नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंडित था और इस विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल के द्वारा किया गया था। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। इसने अपने पुत्र बिजरिस कादिर को गद्दी पर बैठाना चाहता था, जिसके कारण ये 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। एक झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, इसका मूल नाम मणिकर्णिका, इसका जन्म वाराणसी में हुआ था। यह गंगा राव की विधवा थी। इन्होंने दामोदर राव को गद्दी पर बैठाना चाहता, जिसके कारण ये विद्रोह में शामिल हुई थी। इन्होंने ग्वालियर के किला की रक्षा करते हुए जान गंवा दी थी और जो सिंधिया की सेना था तो जाके झांसी में की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गया था, समर्थक बन गया था। इसी में बोला था ह्यूरोज ने झांसी की रानी के बारे में, यह एक सोई हुई मर्दों में औरतों में यह अकेला मर्द है। बिहार में आरा वीर कुंवर सिंह, बिहार का सिंह बोला जाता है। पटना से पुस्तक पीर अली एक पुस्तक विक्रेता था जिन्होंने विद्रोह किया था। आजमगढ़ से पीर कुंवर सिंह ने मिलमैन और डेम्स को पराजित किया था। 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दमनकर्ता टेलर और अय्यर थे, टेलर और अय्यर। अब देखिए फैजाबाद का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, ये अकाट का रहने वाले थे। अकाट पड़ता है तमिलनाडु में, अकाट वहाँ के रहने वाले थे। अहमदुल्ला के बारे में कहा जाता है कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें बाहर खदेड़ दो, ये अहमदुल्ला ने बोला था। अंग्रेजों ने अहमदुल्ला के बारे में क्या कहा था कि अदम्य और साहस गुण से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसी कारण सरकार के द्वारा 50,000 इनाम पकड़ने के लिए रखा गया था और इनको रुहेलखंड में पकड़कर गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। रुहेलखंड वो आया एक जगह, वो गांव है वहाँ पे। रुहेलखंड का संस्थापक या नेतृत्व बंगस पठानों के द्वारा किया गया था। राजस्थान में जयदयाल और हरदयाल के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व, उड़ीसा में उज्ज्वल शाही सुरेंद्र शाही के द्वारा, असम में मणिराम दत्त के द्वारा, सतारा में रंगोजी बापू के द्वारा, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह के द्वारा, कुल्लू में राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह के द्वारा,
मथुरा में देवी सिंह के द्वारा, मथुरा में देवी सिंह, पंजाब में वजीर खां, गोरखपुर में गजाधर सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत किया गया था। अब आइए असफलता का कारण। एक तो सीमित क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, पूरे भारत में नहीं हो पाया था, किसी खास निश्चित क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत किया गया था। यह भी एक असफलता का कारण पड़ा। जो भारत के देसी राजा था वो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, ना कि भारतीयों का साथ दे रहे थे। ये भी एक असफलता का कारण था। जैसे ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, नेपाल का राजा, ये सभी अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। इसे कैनिंग ने बोला कि इन शासकों और सरदारों को ने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना ये तूफान लहर में ही बहा ले जाते। संपन्न वर्ग, जमींदार, व्यापारियों का भी साथ नहीं था। उच्च शिक्षित भारतीयों द्वारा सहयोग नहीं था। जो भी शिक्षित लोग था, बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद वगैरह, ये सभी 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया, यानी साथ नहीं दिए। जन समर्थन का अभाव था, क्योंकि कृषि लोग भी उतना भाग किसान लोग नहीं लिए थे। जमींदार लोग भी कुछ कुछ जमींदार भाग पूरे नहीं लिए थे। सीमित संसाधन था, हमारे पास न आधुनिक शस्त्रागार था, न ही बारूद था, न ही राइफल था, जिसके कारण भी हम ये विद्रोह हार गए। योग नेतृत्व का अभाव था, हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। बुंदेलखंड के एक बानपुर के राजा मदन सिंह ने तोप खाने ढालने की कारखाना खोला था। परिणाम महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र, किसका क्या परिणाम निकला? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में बुलाया गया और इसमें विभिन्न तरह की घोषणा किया गया। पहला घोषणा किया गया कि क्राउन के हाथों शासन चला गया। गवर्नर जनरल था, अब वो वायसराय कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सीधे मामले की देखरेख भारत में किया जाने लगा। हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। गोद लेनी प्रथा को वापस कर दिया गया। धार्मिक सामाजिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सैनिकों के अनुपात 2:1 कर दिया गया, पहले 5:1 था। ये सारी बदलाव किया गया। इस महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में भारतीय राज सचिव का गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। 1857 के विद्रोह पर मुख्य पुस्तकें, द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, ये बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया था। द सिपाही म्यूटिनी, आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। असबाब ए बगावत ए हिंद, सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था और यह भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक है। 1857 विद्रोह का चिन्ह कमल और रोटी था। पीएम पामस्टन था। मुख्य सेनापति जॉर्ज एचिसन था और विद्रोह जब प्रारंभ हुआ था उस समय सेनापति कैंपबेल को बनाया गया था। किसने कहा था कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता और संग्राम है? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा बोला गया था। ना प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम बोला था आर.सी. मजूमदार के द्वारा। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, एस.एन. सेन के द्वारा बोला गया था। एस.एन. सेन के द्वारा बोला गया था कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली और अशोक मेहता के द्वारा बोला गया था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र ऑटम टेलर के द्वारा बोला गया था। ईसाई और धर्मांधों के बीच युद्ध ए.आर. रिच के द्वारा बोला गया था। ईसाई और धर्मांधों के युद्ध ए.आर. रिच के द्वारा बोला गया था। स्वतंत्रता संग्राम ईश्वरी प्रसाद, एक सामंतवादी प्रतिक्रिया एस.बी. चौधरी,
पूर्णतः सिपाही विद्रोह, मालसेन ट्रेवलियन लॉरेंस सीले सिपाही विद्रोह बोला था। 1857 एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। रॉबर्टस ने बोला था, रॉबर्टस के द्वारा बोला गया था। अवध के सैनिकों को पौधाशाला बोला जाता था। दिल्ली विद्रोहियों द्वारा स्थापित सरकार जलसा कहलाया। विद्रोह से अलग रहा बौद्धिक वर्ग, व्यापारिक और भारतीय शासन। राजनीतिक एजेंट था इस समय साइमन फ्रेजर। राजनीतिक एजेंट कौन था? तो साइमन फ्रेजर। कौन से शासकों ने 1857 में भाग नहीं लिया? तो पंजाब, हैदराबाद, पटियाला, जिंद, मद्रास, राजपुताना। इलाहाबाद को इस समय आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। कैनिंग ने कथन बोला था कि अगर सिंधिया इस विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा या करना पड़ता। लॉर्ड कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 पारित किया गया था। तो आज हमारा 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया।